व्हाट, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? उसकी रुखसती वाली बात सुनकर वो दहल कर रह गई। मजीद तमाशा करने से पहले ही वो आगे बढ़ा और एक ही जस्ट में उसे अपने कंधे पर डालकर गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा गया। छोड़ो मुझे जाहिल इंसान। वो मुसलसल उसके कंधे पर मुक्के बरसा रही थी जबकि वो उसे नज़रअंदाज किए मुतमईन सा गाड़ी तक लाया। जानता था उसने ऐसे ही तो कभी भी चलकर उसके साथ नहीं आना था। ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर शहरियान अब ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। वो सब उसे हैरानगी से देख रहे थे। ये रूप तो उसने कभी सोचा ही नहीं था शहरियान शाह का। गाड़ी में अब गहरी खामोशी थी। शहरियान लब भींचे गाड़ी चला रहा था। उसका ज़ब्त अब जवाब देने लगा था। वो कैसे उसके अलावा किसी के बारे में सोच सकती थी? अपने इस अमल से उसने उसके दिल में छाई नरमी को ख़त्म कर दिया था। अपने इस अमल से वो फिर से उसके दिल में अपने खिलाफ आग जला गई थी और अब उसने ही जलना था इस आग में। गाड़ी सैयद हाउस के बाहर रुकते ही उसकी जान में जान आई थी। वो महज उसे धमका रहा था लेकिन अगले ही लम्हे वो गाड़ी से उतरकर उसे तकरीबन घसीटते हुए घर के अंदर लिए बढ़ा। इस टाइम घर के सभी अफराद खाने की टेबल पर बैठे थे। हरीम बेगम अपने कमरे में थी। उनके पास बीजाम थी। रहल खाने के बर्तन समेट रही थी जब उसकी नज़र सामने से आते उन दोनों पर पड़ी और वो अपनी अपनी जगह जम गई थी। उसे मालूम था आज जोहल जो कुछ कर चुकी थी, शहरयार के सामने अगर वो हो गया तो एक तूफान बरपा होगा। उसे मालूम था कि आज जो कुछ जोहल ने किया था अगर शहरियान के सामने आ गया तो एक तूफान बरपा हो जाएगा, लेकिन उसके सामने इतनी जल्दी आ जाएगा ये सब उसने सोचा भी ना था। क्या हुआ रहल, ऐसे क्या देख रही हो? आबिद साहब ने उसकी नज़र के ताक़ुब में देखा तो वो भी एक लम्हे को हैरान रह गए। शहरियान की सुर्ख आंखें और जोहल के चेहरे पर नागवारियत उन्हें कुछ गलत होने का पता दे रही थी। वो उसका हाथ थामे आगे बढ़ता जा रहा था और ऐन उनके सामने पहुंचकर उसने एक झटके से जोहल को उनकी तरफ फेंका। हील में होने के बाइस वो अपना तवाजुन बरकरार न रख पाई और ज़मीन पर गिरी। आबिद साहब ने उसे थामा था। क्या हुआ है शहरियान, ये क्या हरकत है? आबिद साहब को उसकी हरकत सख्त नागवार गुजरी। ये बात आप इससे पूछें, क्या तरबियत की है आप लोगों ने इसकी? क्या इसे कुछ नहीं बताया आप लोगों ने? रिश्तों के असूल कायदे कुछ नहीं समझाया? उसके अल्फाज पूरे घर में गूंज रहे थे। वो बुरी तरह हाँप रहा था। गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। मैं अभी और इसी वक्त आपसे इसकी रुखसती मांगने आया हूँ। ये अभी और इसी वक्त मेरे साथ जाएगी, उसने दो टोक अंदाज में कहा। लेकिन बेटा ऐसा क्या हो गया है? इतने गुस्से में क्यों हो? आबिद साहब को जहाँ उसकी रुखसती की बात पर खुशी हुई वहाँ उसके अंदाज पर मजीद बेचैनी बढ़ी थी। इससे पूछें आपके ये कहाँ थी? खुद बता रही हो या मैं बताऊँ? वो चीखा। चले मैं बताता हूँ। जानते हैं कहाँ से लाया हूँ इसे मैं? इसकी इंगेजमेंट से मंगनी करके आई है ये। उसके जुमले सुनकर हरीम बेगम के पांव लड़खड़ाए। क्या कह रहे हो बेटा, ऐसा क्यों करेगी ये? आबिद साहब नफ़ी करने लगे। बताओ बेटा, जोहल ये क्या कह रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा है ये चाचू, इसमें इतनी बड़ी बात ही क्या है? मैंने सिर्फ उसके मुंह में ही अल्फाज थे जब हरीम बेगम का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा। उसने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा। बेशरम, बेहया, अपना नहीं तो मेरा ही सोच लेती, माँ की इज्जत का ही कुछ ख्याल रख लेती। शर्म नहीं आई तुम्हें इस मुकद्दस रिश्ते की बेहुरमती करते हुए? कभी सुना है एक लड़की किसी के निकाह में होते हुए किसी और से मंगनी कर रही हो? सही कह रहा है शहरियान, मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की, तुम्हें कोई रिश्तों के असूल कायदे नहीं सिखाए, कुछ नहीं बताया मैंने। वो खुद को एक चादर में ढके रोते हुए बोली। ये क्या बताएगा असूल? इसने खुद कौन से रिश्ते का पास रख लिया है? ये खुद। बकवास बंद करो जोहल, एक लफ्ज़ नहीं। हरीम बेगम ने फिर उसे टोका था, जिस पर वो तनफन करती वहां से निकल गई। इस मामले में आबिद साहब बिल्कुल खामोश खड़े थे। मुझे रुखसती चाहिए अभी, उसने फिर से अपनी बात रखी। ले जाओ बेटा, तुम्हारी अमानत है, हरीम बेगम ने स्पाट अंदाज में बोला। उन्हें जोहल ने कुछ भी कहने के काबिल छोड़ा ही कब था। देखो शहरियान, तुम इस वक्त गुस्से में हो, हम ये बात तहम्मुल से करेंगे। ऐसे रुखसती नहीं होती बेटा, हमारे भी कुछ अरमान हैं। हम प्रॉपर तरीके से उसे रुखसत करना चाहते हैं। वो हम पर बोझ नहीं है जो हम लोग रातों रात उसकी रुखसती होने की बात पर राजी हो जाए। लोग बातें बनाएंगे बेटा। आबिद साहब का अंदाज कदरे समझाने वाला था। इसने कसर छोड़ी है कोई जलील करने की अभी तक? हरीम बेगम ने फिर हंकारा भरा। भाभी जी वो बच्ची है,
कर गई है नादानी, लेकिन हम तो बड़े हैं ना, सोचें लोग क्या कहेंगे। तो फिर ठीक है, मैं कल बारात लेकर आ जाऊंगा, आपने जो तैयारियां करनी है करें। अपनी बात कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। उसके अंदर का गुबार अभी भी नहीं निकला था। अब कल तक ये सब कैसे होगा? आबिद साहब सर थाम कर बैठ गए, जबकि रहल उस पूरे सिलसिले में हैरानगी की मूरत बने खड़ी थी। उसे मोहब्बत से अब सही मायनों में डर लगा था। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? महज सोच कर रह गई वो। अपने रूम में आकर वो दरवाजे के साथ लगकर बैठती चली गई। उसका मोबाइल मुसलसल बज बज कर अब बंद हो गया था। माज और युस्फा उसके अचानक गायब होने पर परेशान थे। उसने खाली खाली आंखों से अपने हाथों की लकीरों को देखा, जहां वो लिख दिया गया था। वो चाहकर भी उसे हटा नहीं पाई थी और न मिटा पाई थी दिल से। और दिल दिल तो न जाने कहाँ खो गया था। लेकिन आज, हाँ, काफ़ी अरसे बाद वो फिर से टूटा था, जिसकी किरचियाँ उसे अपने वजूद में धंसती महसूस हो रही थी। जिंदगी में पहली बार हरीम बेगम ने उस पर हाथ उठाया था। आज उसे शिद्दत से अपने डैड याद आए थे। बेटियों को अपने दर्द में अपना बाप का कंधा ही याद आता है। वो बहती आंखों से दरवाजे से टेक लगाती माजी में खो गई। मॉल से आकर हरीम बेगम और इब्राहिम साहब उसे खाने की टेबल पर इंतज़ार करते मिले। अरे मेरा बेटा आ गया, क्या लाया है मेरा बेटा? इब्राहिम साहब ने उसे देखते ही चहकते हुए कहा। ज़्यादा कुछ लेने ही कहाँ दिया, उसने मुंह लटकाए कहा था। किसने? इब्राहिम साहब ने अबरू उचकाए। आपके दोस्त के बेटे ने। वो शहरियान शाह मिल गया था हमें मॉल में। मत पूछें बाबा, वो कितना सड़ियल है। आपको पता है, चेंजिंग रूम की ऐसे तलाशी ले रहा था जैसे जंग की तैयारी कर रहा हो। वो मुंह भिसोर कर बोली। ये तो अच्छी बात है ना बेटा, अगर वो इतना रिस्पॉन्सिबल है तो। उन्होंने रश से कहा। बस बस इब्राहिम साहब, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भला मेरा क्या उससे रिश्ता, जो ऐसे कर रहा था वो अक्सर लाड में उन्हें अलग अलग अलकाबात से नवाजती थी। कभी बाबा, कभी डैड, कभी इब्राहिम साहब। बस कर दो जोहल, बड़ी हो जाओ। इतना प्यारा बच्चा है वो। तुम्हें तो अक्ल है नहीं, अगर कोई दूसरा अक्ल से काम ले तो भी तुम्हें हजम नहीं होता। हरीम बेगम ने अफसोस से अपनी कमअकल बेटी को देखा। जी बड़ी मामा, आप ठीक कह रही हैं, ये बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रही है। रहल अब मुंह धोकर आई थी, उनका साथ देने लगी। देख रहे हैं डैड, वो रूहान सी हुई। अच्छा छोड़ो, खाना खाते हैं। इब्राहिम साहब ने सबकी तवज्जो खाने की तरफ करवाई और काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब भी हो गए। रात के खाने के बाद वो दोनों चाय बनाकर हरीम और इब्राहिम को देकर टेरेस पर आई। गैर इरादी तौर पर उसकी सोचों में रह रहकर शहरियान शाह आ रहा था। वो क्यों उसे सोच रही थी, ये उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। और दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हाल उसका भी था, लेकिन वो अपनी इस हालत से वाकिफ था। उसे तो वो पहली मुलाकात में ही अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। बेबी गर्ल, उसने पहली बार किसी लड़की को लक़ब से नवाजा था। दिन गुजरते गए और उन दोनों में गैर इरादी तौर पर जोहल ने उसे बहुत सोचा। उसका जिक्र अब वो दिन रात करती थी, चाहे वो उसकी बुराइयां ही क्यों ना हो। उसे उसका जिक्र करना अनजाने में ही सही अच्छा लगने लगा। मुझे लगता है तुम्हें उस हैंडसम से मोहब्बत हो गई है जोहल, जब भी हर वक्त जिक्र करती हो उसका। वो चिढ़कर बोली। बकवास, मोहब्बत ना मोहब्बत, और वो भी उस मिस्टर एटीट्यूड से। उसने हंकारा भरकर कहा और जैसे ही पलटी किसी से बुरी तरह टकराई। आह अंधे! लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी बोलती बंद हुई थी। उसका दिल एक अलग ही तरंग में धड़का। कौन मिस्टर एटीट्यूड? उसने उसका आखिरी जुमला सुना था। वो आप, तुम, उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे उसे। हाँ, डायरेक्ट तुमसे आप पर। खैरियत तो है जनाब? वो शरारती अंदाज में बोला। जब रहल ने उसे कंधा मारा और वो होश की दुनिया में लौटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होश में आते ही वो अबरू उचका कर बोली थी। मैंने बुलाया है। इब्राहिम साहब ने मुस्कुराकर उसे गले से लगाया। आ जाओ बेटा अंदर, आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। इब्राहिम साहब ने उसे ड्राइंग रूम में आने का बोला, जिस पर वो अच्छा आता हूँ अंकल कहकर जोहल की तरफ मुड़ा। इब्राहिम साहब रूम में चले गए थे और हरीम उस वक्त घर पर नहीं थी। वैसे आप ज़्यादा अच्छा, उसके कान में सरगोशी करता वो आगे बढ़ गया। उसके इस कदर करीब आने पर जोहल ने बीट मिस की थी। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए उसका दिल इस तरह धड़क रहा था। क्या हुआ, पानी दूं? रहल ने उसकी हालत देखकर छेड़ा। हट जाओ आगे से। उसे घूर कर वो तेजी से छत पर भागी। उसे खुद अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या है। एक अनजानी सी खुशी उसे महसूस हो रही थी। शायद वो आज इतने दिनों बाद उसे देख रही थी, इसलिए उसके आते ही जैसे बहार आ गई थी। हर चीज़ में जान आ गई थी। वो चला गया और अपने साथ साथ उस बहार को भी ले गया। वो चला गया? रहल के आते ही उसने उदासी से कहा। जोहल, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, दिल कर रहा है कि वो सामने रहे बस।
अपनी इतने दिनों से हुई हालत को वो आज बयान कर रही थी। मुबारक हो बहन, आप मर्ज़ मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी हैं। रहल ने उसका कंधा थपथपाया। ऐसे कैसे हो गई मोहब्बत? मुझे तो पता भी नहीं कि ये है क्या। वो कंफ्यूज थी। मैंने सुना है कि इसी को मोहब्बत कहते हैं जो एकदम से हो जाए, और मैंने ये भी सुना है कि जो मोहब्बत एकदम से किसी से हो जाए बिना कुछ समझे वो अल्लाह की तरफ से होती है। और वो कहीं पढ़ी हुई बात बता रही थी उसे। मुझे नहीं लगता कि मुझे मोहब्बत है, उससे मुझे शदीद क्रश हो गया है। उसने खदशा जाहिर किया। जो भी है, बस अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। रहल की बात सुनकर उसने आमीन कहा और नमाज अदा करने चली गई। अगले कुछ दिन बाद इब्राहिम साहब ने उसे बुलाया। जोहल, तुम्हें बड़े बाबा बुला रहे हैं। अच्छा आई। मोबाइल साइड पर रखे वो नीचे आई जहां इब्राहिम साहब और हरीम बेगम टीवी देखने में मसरूफ थे। उसे देखते ही वो मुस्कुरा उठे। उनमें जान थी उनकी। बेटा, जुमे को तैयार रहना, उन्होंने मोहब्बत से कहा। फिर क्यों? डैड कहीं जाना है क्या? उसने आईब्राउ उचकाए। वो सिकंदर है ना, उसके बेटे का निकाह है, उन्होंने आम से अंदाज में कहा। वो सिकंदर है ना, उसके बेटे का निकाह है, उन्होंने आम से अंदाज में कहा। तो जोहल को उनकी बात सुनकर अपना सांस रुकता महसूस हुआ। किससे? वो नमी अपने अंदर उतारती बोली। उसका दिल बंद हो रहा था। वो तो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। इतने दिनों से रोज उसकी तस्वीरों से बातें करना उसकी आदत बन गई थी। तुमसे? इब्राहिम साहब ने रवानगी में बोलते उसे देखा, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। क्या हुआ? तुम्हें कोई एतराज़ है? अगर तुम इस रिश्ते से नाखुश हो तो उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल पड़ी। नहीं डैड, जैसे आपकी मर्जी, मुझे क्या एतराज़ होगा भला। वो कहते ही ऊपर की जानिब बढ़ गई। उसे अब कुछ दिन पहले अम्मा जान के उनके घर आने की वजह पता चली थी। इब्राहिम साहब से जैसे ही सिकंदर शाह ने बात की, उन्होंने हरीम से पूछा तो वो इस रिश्ते पर सदके वारी जा रही थी। रहल ने उन्हें जोहल की गारंटी दी कि वो इस रिश्ते से खुश होगी, इसलिए ये सारा मामला उसे सरप्राइज़ की सूरत में मिला था। वो हैरान थी, कितनी सादा सी मोहब्बत थी उसकी जो उसे इतनी आसानी से मिल गई थी। उसे तो कोई पापड़ भी नहीं बेलने पड़े थे। और इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। अननोन नंबर देखकर उसने कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाया। सलाम वाइफ टू बी। उसकी आवाज़ फ़ोन पर गूंजी तो वो हज़ारों में भी पहचान सकती थी उसकी आवाज़। वालेकुम अस्सलाम। वो बस इतना कह सकी। खुश हैं आप? शहरयार ने गहरा सांस खींचकर पूछा। मेरे खुश होने से क्या होता है? मॉम डैड की खुशी काफ़ी है मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज़्यादा अहम है। उसकी बात पर वो दिल थाम गई। बताओ, गुजार लोगी सारी ज़िंदगी इस मिस्टर एटीट्यूड के साथ? उसका लहजा खुमार आलूद था। वो जोहल के हाल से बिल्कुल नावाकिफ था। बस खामोशी से वो लब काट रही थी। इस खामोशी का मतलब मैं मुस्बत समझूं? उसने फिर से सवाल किया। महज इतना कहकर वो कॉल कट कर गई। उसका दिल बाहर निकलने को तैयार था और दूसरी तरफ वो मुस्कुराकर आंखें मूंद गया था। तो मैडम एटीट्यूड दिखा रही हैं मुझे, उसने मुस्कुराकर खुद से कहा। उनका निकाह हो गया था। शहरियान अक्सर ही यहाँ आता। उसे वो अपने हिसाब से ढाल रहा था। उसे सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग वो अब रोज़ ही देता था। जोहल को उसने ही गन चलाना सिखाई थी। वक्त के साथ साथ जोहल की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। वो उसके करीब होती जा रही थी। शहरियान ने एक बार भी अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं किया था। उसका कहना था कि जब वो उसके पास आएगी जब भी वो उसे अपने लम्स से वाकफियत करवाएगा। लेकिन हाँ, वो रात को उससे बात किए बगैर सोता नहीं था। अगर कभी सो भी जाता तो जोहल की कॉल आ जाती। उसका कहना था कि उसे शहरियान की आवाज़ सुने बगैर नींद नहीं आती। उसे शहरियान की आदत हो गई थी, और आदत मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सुबह सूरज से आती रोशनी से उसकी आंख खुली। पूरी रात वो ऐसे ही दरवाजे से लगे लगे सो गई थी। माजी की यादों में उसे नींद कब आई उसे अंदाज़ा ही ना हुआ। बोझल दिल से वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। कुछ देर में फ्रेश सी बाहर आई, लेकिन बाहर आते ही हैरत का झटका लगा। बाहर लोगों की चहल पहल थी। पूरा सैयद हाउस फूलों से सजाया गया था। उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। भागकर हरीम बेगम के कमरे में गई जहां उसकी खाला भी बैठी थी। अरे उठ गई मेरी प्यारी दुल्हन बेटी, खाला ने मोहब्बत से उसे गले लगाकर कहा, और उसने नासमझी से अपनी माँ की तरफ देखा जो उसे आंखें दिखाकर कुछ भी बोलने से बाज रख रही थी। मोम बाहर आए, मुझे आपसे बात करनी है। उसके कहने पर हरीम बेगम एक अलग से रूम में आई जहाँ वो सिर्फ दोनों ही थी। ये सब क्या? तुम्हारी रुखसती है आज?
مجھے شرمندہ مت کرنا زحل، ورنہ اپنے باپ کے بعد اب تم مجھے بھی کھو دو گی۔ اسے وارن کر کے وہ چلی گئی تھی۔ جانتی تھی ابھی وہ جذباتی ہے، مگر یہی فیصلہ اس کے لیے اچھا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف شاہ ہاؤس میں اس وقت عدالت لگی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بی اماں کو اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے بی اماں، اور آج میری بارات ہے۔ آپ نے جانا ہے تو تیار رہیے گا، ورنہ میں اکیلا ہی لے آؤں گا۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ عائشہ بیگم تو خوشی سے ہی چہک اٹھی تھی۔ انہیں تو کل ہی عابد صاحب نے فون کر لیا تھا، جس کے باعث ان کے میکے والے بس شاہ ہاؤس اب پہنچنے ہی والے تھے۔ بی اماں کو آج صبح معلوم ہوا اور وہ کسی بھوکے شیر کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ شاہ ہاؤس کو خوبصورتی سے سجایا جا رہا تھا۔ ڈیکور کرنے والوں نے اس عالیشان بنگلے کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ یہ سب شفان نے کروایا تھا۔ وہ خوش تھا، لیکن جانتا تھا شہریان پھر سے زحل کے لیے غبار رکھ چکا ہے دل میں، اور یہ سب بھی اس کی سزا کے طور پر کر رہا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ بے بسی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ عازل اور یوشفا بھی اب یہاں موجود تھے، لیکن اس کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ اس کا فی الحال خاموش رہنا ہی غنیمت تھا۔ وہ کئی بار معاذ کا نمبر ملاتے رکی تھی۔ ابھی وہ فون بیڈ پر اچھال کر بال مٹھیوں میں جکڑے بیٹھی ہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ اٹھو زحل، ہم نے پارلر جانا ہے۔ رحل نے نرمی سے کہا۔ مجھے نہیں جانا، سمجھی تم؟ مجھے نہیں جانا، وہ بری طرح چلائی۔ زحل، تماشا مت بناؤ، ورنہ بڑی ماما جیتے جی مر جائیں گی۔ پورے گھر میں مہمان ہیں، ایسے میں کوئی بھی تمہارا ڈرامہ، کوئی بھی قدم بھاری پڑ سکتا ہے۔ رحل نے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ایک اس کی موم ہی تو تھیں جن کی وجہ سے وہ مجبور تھی۔ اب چلیں؟ رحل نے پوچھا تو وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری تو زندگی میں تباہ کروں گی شہریان شاہ، اس نے دل میں سوچا۔ اپنی غلطی کی سزا میں تمہیں اچھے سے بتاؤں گا زحل شاہ، بس کچھ دیر اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں ہوگی۔ دوسری طرف وہ گاڑی میں بیٹھا پرسوچ انداز میں مسکرایا۔ شام رات میں تبدیل ہوئی۔ موسم نے آج الگ ہی ٹھاٹھ پکڑی ہوئی تھی۔ سرد ہوا نے اکتوبر کے موسم کو خوبصورت بنا دیا تھا مزید۔ ایسے میں شاہ فیملی اور سید ہاؤس میں بھی خوشیاں جیسے لوٹ آئی تھیں۔ دیکھیں میم، یہ ٹھیک ہے؟ پارلر والی نے اس کی لپسٹک لگاتے ہوئے شیشے کے سامنے سے ہٹی تو اس نے ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا فائدہ اس شکل کا جب نصیب ہی اتنے اچھے نہیں؟ وہ بس سوچ پائی، واہ لڑکی، تم تو آج بجلیاں گرا رہی ہو۔ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ میری زحل ہے۔ رحل نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ زحل ہمیشہ سب کو ٹی شرٹ اور میک اپ سے پاک چہرے میں ہی نظر آئی تھی۔ کبھی اکا دکا وہ رحل کے کہنے پر تیار ہو جاتی، لیکن آج وہ بھرپور طریقے سے کسی کو بھی زیر کر دینے کا ہتھیار بنی ہوئی تھی۔ ریڈ لہنگا اور کرتی جس پر نفیس سا ریڈ ہی موتیوں کا کام تھا، پیروں میں ریڈ ہائی ہیل، ماتھے پر ٹیکا لگا، بالوں کو کھلا چھوڑ کر بیوٹیشین نے اس پر دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ برائیڈل میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مہندی کے نام پر صرف اس نے گولڈ ٹیکا لگایا تھا اور ساتھ ہی ریڈ چوڑیاں جو اس کے سفید ہاتھوں پر نمایاں ہو رہی تھیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری دوست، بہت زیادہ۔ یوشفا نے اپنی نمی صاف کرتے ہوئے اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ اس کے دل کے حال کو وہ دونوں ہی سمجھ سکتی تھی، لیکن ان کی نظر میں یہ صرف اس کا جذباتی پن تھا۔ وہ خود اپنی محبت کو چھپا کر بیٹھی تھی، ورنہ محبت صرف وہ شہریان سے ہی کرتی تھی۔ ان کی یہ سوچ درست تھی یا غلط، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ چلیں، گاڑی آ گئی ہے، وہ موبائل کو دیکھ کر بولی، جس پر زحل چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف وہ بلیک شیروانی پہن کر ہر بار کی طرح ہاتھوں میں رسٹ واچ پہنے، کانوں سے نیچے آتے تک بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا وہ۔ دیکھنے والے اسے دیکھ کر نظر ہٹانا بھول جاتے تھے، اور آج تو پھر وہ دلہا بنا سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ عائشہ بیگم دور کھڑی اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ شفان بیٹے، اسے کہو اپنا کلہا سر پر رکھ لے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ جی آنٹی، میں کہتا ہوں۔ کچھ دیر میں وہ باہر آیا تو کسی نے رشک سے تو کسی نے حسد کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ تھا ہی ایسا، اپنے جمال اور روبدار شخصیت سے کئی ماؤں نے اپنے داماد کی صورت میں اسے تصور کیے رکھا تھا۔ زحل سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کی امید تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں تھی سوائے عائشہ بیگم کے۔